संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर चाहे राजनीति की हो, स्पोर्ट्स की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी, तो हो जाइए तैयार। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में टीएमसी नेताओं कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच लड़ाई होने का दावा किया था। अब इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। जानकारी सामने आई है कि कल्याण बनर्जी के करीबी तृणमूल सूत्रों के मुताबिक घटना की शुरुआत तृणमूल कांग्रेस के एक सीनियर सांसद की वजह से हुई है, जहां पर कीर्ति आजाद संसद में संदेश नाम की एक मिठाई दुकान का आउटलेट खोलने के लिए आवेदन करना चाह रहे थे, जिसे कल्याण बनर्जी ने रोक दिया था। सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी को पता चला कि कुछ महिला सांसदों के दस्तखत के साथ एक आवेदन पत्र कीर्ति आजाद ने तैयार किया है, जिससे संदेश मिठाई का आउटलेट संसद में खोला जा सके। ये जानकारी जैसे ही कल्याण बनर्जी को मिली, कल्याण बनर्जी ने इसकी खिलाफत की। इसके बाद 4 अप्रैल को कल्याण बनर्जी ने इसकी खिलाफत की। इसके बाद 4 अप्रैल को कल्याण बनर्जी ने 7 से 8 टीएमसी सांसदों के दस्तखत के साथ मेमोरेंडम देने की योजना बनाई थी, लेकिन जब एक महिला सांसद को पता चला कि उनके दस्तखत नहीं है, तो उसी पर विवाद शुरू हो गया। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक कल्याण बनर्जी इस महिला सांसद से बेहद खफा है। वहीं महिला सांसद भी कल्याण बनर्जी से बेहद खफा है और ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस बात की शिकायत की है। अमित मालवीय ने दावा किया, ज्ञापन लेकर जाने वाला सांसद संसद की बैठक में शामिल नहीं हुआ और सीधे चुनाव आयोग के पास चला गया। इससे एक अन्य सांसद नाराज हो गया और आयोग में आमने सामने आने पर उससे भिड़ गया। इसके बाद तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। मामला इतना आगे बढ़ा कि उनमें से एक सांसद ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। मामला तेजी से बढ़ गया और ममता बनर्जी तक पहुंच गया है, जिन्होंने कथित तौर पर दोनों सांसदों को शांत होने के लिए कहा। अमित मालवीय ने आगे दावा किया है कि झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ। ये AITC-MP 2024 व्हाट्सएप ग्रुप में भी फैल गया, जहां दोनों तरफ से पक्ष रखा गया और एक दूसरे पर कटाक्ष किए गए। इन सब के बीच ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर वो बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय महिला कौन है। ये रहस्य दुनिया को सुलझाना है। शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के अन्य पहलुओं के संबंध में सीबीआई जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सुपर न्यूमेरी पोस्ट बनाने के फैसले की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया। दरअसल बंगाल सरकार ने दागी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त शिक्षक पदों का सृजन किया था। कलकत्ता कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करने के साथ साथ इन पोस्ट के सृजन के ममता सरकार के फैसले की भी सीबीआई जांच का आदेश दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त पदों बनाने के फैसले की सीबीआई जांच के एससी के आदेश को खारिज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि आज का आदेश अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच करने के मामले तक सीमित है और किसी भी तरह से इस पूरे घोटाले के अन्य पहलुओं में जो सीबीआई जांच कर रही है या चार्जशीट दाखिल कर रही है, उस पर कोई असर नहीं होगा। इससे पहले शीर्ष नेताओं ने 3 अप्रैल को बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया था। कोर्ट ने पूरी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दागदार बताया था। इन कर्मचारियों का चयन
2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग के एक भर्ती अभियान के माध्यम से चुना था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो अंतिम सांस तक उनके लिए लड़ती रहेंगी, चाहे जेल जाना पड़े। ममता बनर्जी ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद स्कूलों की नौकरी गंवाने वाले लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने एक भावात्मक संदेश में कहा, अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तब भी मैं ये सुनिश्चित करने के लिए लड़ती रहूंगी कि किसी पात्र उम्मीदवार को नौकरी से वंचित नहीं रखा जाए। जब तक मैं जीवित रहूंगी, ये मेरा वादा है। मंगलवार से देश में रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं और क्या-क्या कहा गया है। 8 अप्रैल से उज्ज्वला योजना के तहत 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए और गैर उज्ज्वला कनेक्शन के तहत गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपए से बढ़ाकर 853 रुपए होगी। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दर में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी भी कर दी है, लेकिन इससे इनकी खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि तेल कंपनियों ने इसका समायोजन अपनी लागत में करने का फैसला किया है। बहरहाल इस फैसले से साफ है कि अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी है, तो उसका तत्काल फायदा आम जनता को नहीं मिलेगा। जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है, तब सरकार ऐसा फैसला क्यों कर रही है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि तेल मार्केटिंग कंपनियां काफी लंबे समय से लागत से कम कीमत पर रसोई गैस की बिक्री कर रही है। सरकार की नीति रही है कि लागत से कम कीमत पर आम जनता को जब रसोई गैस सिलेंडर दी जाती है तो उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2023-24 में तेल कंपनियों को 28,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, तो उसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट से किया गया था। वर्ष 2024-25 में तेल कंपनियों को इस मद में 48,000 करोड़ का घाटा संभावित है। अब जो पैसा बढ़े हुए उत्पाद शुल्क से वसूला जाएगा, उससे तेल कंपनियों को उक्त घाटे के एक हिस्से की भरपाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद का नाम कथित रूप से बदला जा सकता है। एएसआई ने नया नेम प्लेट तय कर दिए हैं। इसका नया साइन बोर्ड सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा संभल के एक थाने में भेजा गया है। इस नए बोर्ड पर मस्जिद को जुमा मस्जिद कहा गया है, जबकि ये मस्जिद शाही जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। नीले रंग का एएसआई का साइन बोर्ड फिलहाल सत्यव्रत पुलिस चौकी पर रखा गया है और इसे जल्द ही पुराने नेम प्लेट की जगह स्थापित किया जाएगा। एएसआई के वकील विष्णु शर्मा ने बताया कि मस्जिद के बाहर एएसआई ने पहले भी साइन बोर्ड स्थापित किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे हटा दिया था और इसे शाही जामा मस्जिद के नाम से बदल दिया था। एएसआई के वकील का कहना है कि दस्तावेजों में मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद ही है। विष्णु शर्मा ने बताया कि इसी जुमा मस्जिद नाम के साथ एक नीला एएसआई बोर्ड पहले से ही मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद है। अभी तक एएसआई ने नए नेम प्लेट लगाए जाने के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पिछले साल 24 नवंबर को मुगल काल की मस्जिद की सर्वे के दौरान संभल के कोट गरवी इलाके में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। इस मस्जिद को एक प्राचीन हिंदू मंदिर की स्थल होने का दावा करते हुए एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। ये पूरा मामला तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि का राज्य विधानसभा की तरफ से पारित कई विधेयकों को मंजूरी न देने के खिलाफ दायर याचिका से जुड़ा था।
जिनमें राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक भी शामिल थे। राज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ जज जेबी पादरीवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उनके सामने ये सवाल था कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कार्रवाई का कौन सा तरीका उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल को उसी समय विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए जब राज्य विधानसभा से दोबारा सलाह मशविरा के बाद कोई विधेयक उनके सामने साइन करने को आए। अदालत ने कहा कि वो केवल तभी मंजूरी देने से इनकार कर सकते हैं जब विधेयक अलग हो। राज्यपाल की तरफ से 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की कार्रवाई अवैध मनमानी मानते हुए अदालत ने इस कार्रवाई को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित विधेयकों को एक नियत समय सीमा के भीतर पारित करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। राज्य सरकार की दलील थी कि गवर्नर इन विधेयकों पर अनिश्चित काल तक यूं ही बिना सहमति दिए बैठे रहकर पूरे राज्य को बंधक बना रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार ने अदालत से कहा कि ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये भी सभी 10 विधेयक राज्यपाल के समक्ष दोबारा से भेजे जाने की तारीख से ही स्पष्ट माने जाएंगे। अदालत ने कहा जब कोई समय सीमा नहीं होती है तो इसे उचित समय सीमा के भीतर करना चाहिए। न्यायालयों को एक निश्चित समय के भीतर किसी काम को पूरा करने का निर्देश देने का पूरा अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत समय सीमा का निर्धारण मनमाने निष्क्रियता को कम करने के लिए है। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रोमांचक मैच 7 अप्रैल को खेला गया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसमें चर्चा का विषय विराट कोहली बने हुए हैं। क्यों, आइए जानते हैं। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 221 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस की तरफ से तिलक वर्मा का ताबड़तोड़ अर्धशतक और हार्दिक पांड्या की धुआंधार पारी टीम के काम नहीं आई। आरसीबी ने इस तरह वानखेड़े में 10 साल बाद मुंबई को हराया। इससे पहले 2015 में मुंबई के खिलाफ आरसीबी को जीत मिली थी। अंत के ओवर में कृणाल पांड्या ने कमाल का प्रदर्शन कर मुंबई के हाथों मैच छीन लिया। इस मैच में आरसीबी की जीत के विराट कोहली का जश्न देखने लायक रहा तो हार्दिक पांड्या डगआउट में निराश नजर आए, जिसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल मुंबई के वानखेड़े मैदान पर विराट कोहली को बल्लेबाजी करना कितना भाता है ये हम कई बार देख चुके हैं। इस मैदान पर विराट का औसत 55.86 का है और वो करीब 150 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी करते हैं। सोमवार को जब कोहली मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे तो अपनी आतिशबाजी से उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। एक्टर मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया था। उनकी उम्र करीबन 87 साल थी। उन्हें अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनके निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मंगलवार को एक इमोशनल नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने दिग्गज अभिनेता से अपनी मुलाकात को याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मनोज कुमार की पत्नी शशि गोस्वामी को संबोधित पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि मनोज कुमार जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभ चिंतकों के साथ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि महान अभिनेता और फिल्म निर्माता मनोज कुमार जी ने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारत के गौरव को शक्तिशाली रूप से चित्रित किया। उनके कई कामों ने भारतीयों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के महत्वाकांक्षी युवा के रूप में अपने विभिन्न पात्रों के माध्यम से उन्होंने न केवल देश के स्वतंत्रता संग्राम को
जीवंत किया, बल्कि लोगों को राष्ट्र के बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के प्रति अपने कर्तव्य की भावना को कलात्मक रूप से व्यक्त करके उन्होंने भारतीय सिनेमा को निरंतर समृद्ध किया। भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित उनकी फिल्मों के गीत देश के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण को जगाते हैं और हमेशा संजोए रहेंगे। मनोज कुमार के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि मैं मनोज कुमार जी के साथ अपनी मुलाकातों और विचारपूर्ण बातचीत को हमेशा याद रखूंगा। उनका काम पीढ़ियों को राष्ट्र और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनका जाना फिल्म उद्योग के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो शोक संतप्त परिवार और असंख्य प्रशंसकों को इस दुख को सहने की शक्ति और साहस प्रदान करें। ओम शांति। तो दर्शकों, हिंदी बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए 4 साइड्स।